हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर राम विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आईवी फ्लूइड के बारे में बताने वाला हूं। तो आईवी फ्लूइड मतलब इंट्रावेनस फ्लूइड जो भी देते हैं डिहाइड्रेशन में, जो लूज मोशन हो रहा है, किसी को कोई बर्न का पेशेंट है, कोई ट्रेन से गिर गया या चोट लग गया, ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, तो ऐसे पेशेंट को आईवी फ्लूइड हम लगाते हैं। वैसे तो आईवी फ्लूइड मतलब आरएल हो गया, डीएनएस हो गया, एनएस हो गया, डी5 हो गया, डी25 हो गया, तो ये सब लगाते हैं। तो दोस्तों, आईवी फ्लूइड तो बहुत सारा लेक्चर्स आपने देखा रहेगा, लेकिन ये लेक्चर जो है मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। ये एक्चुअल में स्लाइड मेरा जो है इंग्लिश में है, आपको हिंदी में पूरा उसको समझाने वाला हूँ। तो ये रहेगा, तो आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो भी रहेगा, तो बॉडी में कितना फ्लूइड रहता है और कैसे मैनेजमेंट बॉडी में रहता है फ्लूइड का, उसके बारे में बताऊंगा। और कैसे आरएलडीएनएस क्या लगाना है, कब लगाना है, उसके बारे में बताऊंगा। और जो नेक्स्ट मेरा स्लाइड रहेगा, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल आरएल किसको लगाना है, डीएनएस किसको लगाना है, एनएस किसको लगाना है, डी5 किसको लगाना है, डी25 किसको लगाना है, उसके बारे में बताने वाला। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है कि अपना जीवन जो है लाइफ वाटर के सिवा तो हम जी नहीं सकते। तो जो भी टोटल बॉडी वेट का रहता है 70%, टोटल बॉडी वेट का 70% क्या रहता है, 60 to 70% क्या रहता है अपना, वाटर रहता है बॉडी में, बॉडी फ्लूइड रहता है। तो जो भी बॉडी फ्लूइड है, टोटल बॉडी फ्लूइड जो रहता है बॉडी का, टोटल बॉडी फ्लूइड 60 to 70% ऑफ टोटल बॉडी वेट के हिसाब से रहता है। तो इसमें भी जो 70% बॉडी वेट का रहता है वो न्यू बॉर्न में रहता है, या छोटा सा बच्चू है 1 2 4 महीने का, उसमें रहता है। लेकिन जो अडल्ट रहता है उसमें 50 to 55% टोटल बॉडी फ्लूइड रहता है। तो भी जो बॉडी फ्लूइड है उसको भी अपने बॉडी में है, वो तो मालूम है, यहाँ वहां तो रहेगा नहीं। तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है इंट्रासेल्यूलर, दूसरा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रा से समझ में आ रहा है, इंट्रा मतलब अंदर, सेल्युलर मतलब सेल। तो सेल के अंदर, अब सेल के अंदर भी कहा, प्लाज्मा मेंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहता है उसको एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं दोस्तों। तो सर दोस्तों हम आगे निकलते हैं। तो इसके बाद इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो है 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो जो भी फ्लूइड रहेगा, जैसे 70% रहता है, उसमें जो 2/3 जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर मतलब कहाँ रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। और इंट्रासेल्युलर ये लगभग अगर 70 kg का पर्सन है तो उसमें 28 लीटर जो रहेगा, 28 लीटर फ्लूइड जो रहेगा इंट्रासेल्युलर रहेगा। मतलब कहाँ रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और उसमें भी कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है उसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड जो रहता है, ये 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वेट के हिसाब से रहता है। तो ये एक्स्ट्रा सेल्युलर का क्या रहता है, इट इज स्मॉल नैरो स्पेस बिटवीन द टिश्यू ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन। जैसे अभी लीवर है, और लीवर लीवर को अगर गॉल ब्लैडर से थोड़ा अलग रखना है तो वो कौन सा फ्लूइड अलग रखेगा, उसके बीच में लुब्री मतलब घर्षण घर्षण ज्यादा ना हो, लुब्रिकेशन होता रहे, एक दूसरे से रगड़ाए नहीं, तो कौन करेगा, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वहां पे काम करेगा, क्योंकि लुब्रिकेशन होता रहेगा। जैसे जीभ है, और दांत के जीभ के नीचे जो भी मतलब टंग बेड बोलते हैं जिसको, टंग बेड के नीचे जो भी पार्ट्स हैं या ऊपर का माउथ है, उसको बीच में अलग करने के लिए कौन सा फ्लूइड काम करता है, वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड काम करता है। वैसे अपना इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन नियर बाय में, लेकिन उसको अलग करने के लिए लुब्रिकेशन प्रॉपर होता रहे, हिलता रहे, उसके लिए कौन सा फ्लूइड काम करेगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो इसमें भी तीन है, इंटरस्टेशियल, इंट्रावास्कुलर एंड थर्ड स्पेस। इंटरस्टेशियल, इंट्रावास्कुलर एंड थर्ड स्पेस। तो इंटरस्टेशियल क्या है, इट इज अ स्मॉल नैरो स्पेस बिटवीन द टिश्यू और पार्ट्स ऑफ द एन ऑर्गन। इंटरस्टेशियल, इंटरस्टेशियल मतलब दो ऑर्गन के बीच का, जैसे लीवर है, गॉल ब्लैडर के बीच में जो भी स्पेस रहेगा उसके अंदर जो फ्लूइड रहेगा, तो वो फ्लूइड रहता है, तो वो इंटरस्टेशियल फ्लूइड रहता है। और दूसरा क्या है कि इंट्रावास्कुलर। इंट्रावास्कुलर हमको सबको मालूम है कि भैया जो अपना पूरा ब्लड का है, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेसल्स में जो ब्लड रहते हैं वो इंट्रावास्कुलर हो गया। थर्ड स्पेस भी है। ऐसे टोटल तीन पार्ट में डिवाइड है क्या, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या है, इट एक्ट एज अ माइक्रो इन्वायरमेंट अलाउ टू मूवमेंट द आयन प्रोटीन एंड न्यूक्लियन अक्रॉस द सेल एरिया। मतलब सेल को यहां से वहां जो भी न्यूट्रिएंट लेके जाने का काम करता है, यहाँ वहां न्यूट्रिएंट ले जाने का काम करता है, वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ही काम करता है। उसके सिवा यहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट रहेगा
जो भी माल मटेरियल रहता है सेल को डाइजेशन में या उसको ग्रो करने में, वो कौन लेके जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लेके जाता है। अब इंट्रावस्कुलर अपने को मालूम है कि जो हार्ट का ब्लड रहेगा, वेसल्स है अपना, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज में जो ब्लड रहता है उसको इंट्रावस्कुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। उसको एक्स्ट्रा ब्लड भी एक तरह का बॉडी में फ्लूइड का ही है, समझ लो। लेकिन कौन सा फ्लूइड है? इंट्रावस्कुलर फ्लूइड है। अब थर्ड स्पेस में इन्होंने क्या बताया कि थर्ड स्पेस में द थर्ड स्पेस इज द स्पेस ऑफ द बॉडी वेयर फ्लूइड डज नॉट नॉर्मली कलेक्ट इन लार्जर अमाउंट। तो ऐसा जगह की जहां पे पानी उन्हीं इकट्ठा ज्यादा अमाउंट में नहीं रहता है। जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड डज नॉट इज नॉर्मली, जैसे आपका हो गया द फॉर एग्जांपल द पेरिटोनियल कैविटी एंड द प्लूरल कैविटी आर मेजरली एग्जांपल ऑफ थर्ड स्पेस। तो पेरिटोनियल कैविटी में भी थोड़ा फ्लूइड रहता है। पेट के ऊपर जो कैविटी रहता है उसको कवर करके रखता है, जो अपना इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत हिंदी में, तो उसको जो कवर करके रखता है और आंतों के बीच में जो पानी इकट्ठा रहता है उसको हम लोग थर्ड स्पेस वाटर बोलते हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड डज नॉट एग्जिस्ट नॉर्मली इन द सच स्पेस एंड द फंक्शन एग्जांपल लुब्रिकेंट। अब मैं ये भी बताया था कि दो ऑर्गन के बीच में घर्षण नहीं होना चाहिए, मतलब एक दूसरे में रगड़ना नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी अपने बॉडी में इंतजाम करके रखिए या लुब्रिकेशन का काम करता है। तो कौन सा रहता है? थर्ड स्पेस वाला, जो भी थर्ड स्पेस वाला जो फ्लूइड रहता है टोटल बॉडी फ्लूइड का, वो काम करता है लुब्रिकेशन का, कि इंटेस्टाइन, छोटी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पे मत घर्षाए, नहीं तो जल्दी खराब हो। ऐसे प्लूरल फ्लूइड रहता है जो हमारे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते छोड़ते हैं, अगर वहां लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो क्या होगा? लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो क्या होगा? फिर घर्षण होगा, फिर हीट प्रोड्यूस होगा, फिर फटने का डर है। इसलिए वहां लुब्रिकेशन का काम कौन करता है? थर्ड स्पेस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये हो गया वाटर का, कट कर दे बाबू। तो इसमें पढ़ते हैं वाटर हमारे बॉडी में क्यों जरूरत है। इसेंशियल फॉर द लेफ्ट सेल लाइफ, इंटरफेयर द केमिकल एंड मेटाबोलॉजिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन। वहां पे इंटरफेयर करता है, मतलब जैसे वहां पे उसको जैसे कैरी का काम करता है, लेके जाने का काम हो गया, कुछ वाश आउट करके किडनी से बाहर निकालना वो हो गया। जैसे हम लोग ने कुछ डस्ट ले लिया है तो उसको बाहर निकालो, डायरेक्टली डस्ट तो बाहर आएगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग को क्या, फ्लूइड बॉडी में जो भी वाटर से बना रहेगा मटेरियल फ्लूइड बनेगा, फिर वहां पे वो डस्ट को लेगा, उसको कैचअप करेगा, कैचअप करने के बाद साथ में फ्लूइड भी बॉडी का जाता है और साथ में डस्ट भी बाहर निकलता है। न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया जो भी आप खाना वाना खा रहे हो साथ में पानी लेते हो, तो उसको जो भी न्यूट्रिएंट है जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, कैल्शियम हो गया, उसको लेके आने का ऑब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? तुम्हारा वाटर का। रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, अगर हम पानी नहीं पीएंगे तो बॉडी का हीट बढ़ जाएगा, तो इसीलिए ज्यादा फीवर होता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, हमको ज्यादा बार बार प्यास लगता है, या ज्यादा बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, तो क्या होता है? बार बार हमको यूरिन लगता है, जिसकी वजह से भी हमको क्या रहता है? बार बार प्यास लगता है। तो इसीलिए बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करा, इलिमिनेट द बेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द यूरिन। तो ये भी वाटर का काम है कि जो भी बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी रहता है उसको इलिमिनेट का काम कौन करता है? वाटर करता है दोस्तों। तो ये हो गया हाउ मच ऑफ यू वाटर, है तो हम लोग ने पढ़ा 75% जो भी है। तो दोस्तों हम लोग ने मतलब एक अंदाजा इसने बताया कि भैया 16 ml मतलब 1.6 लीटर, मतलब लमसम 1.5 से 2 लीटर पानी पीते तो कैसा क्या बॉडी में इनपुट कैसे होता है और आउटपुट कैसे होता है। तो हम जो भी समझ लो कि 1.5 लीटर, आधा लीटर पानी हम डायरेक्टली पी लिए, और 800 ml वाटर कंटेन इन द फूड, जो खाना उना बनता है उसमें बिना पानी का तो खाना बनता नहीं, तो उसके साथ लेते हैं। और वाटर फ्रॉम द ऑक्सीडेशन 300 ml, मतलब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना उसमें भी हम पानी लेते हैं, मॉइस्चर वाला, ड्राई एयर तो लेते नहीं हम लोग, मॉइस्चर के साथ भी वाटर बॉडी में जाता है और लंग्स के थ्रू बॉडी में ऑब्जर्व होता है। तो हम लोग ने लमसम 1.6 ml जो वाटर हम लोग लेते हैं अंदर, और उसके बाद फिर वही उतने ही वाटर बॉडी से उसी टाइम पे आउटपुट होता है। तो लमसम समझ लो कि यूरिन से आधा लीटर पानी बाहर जाता है, स्किन से 500 ml 400 ml रेस्पिरेटरी टैक्स से सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो उसमें भी हमारा वाटर का लॉस होता है, अंदर ले रहे हैं तो इनटेक होता है, आउट छोड़ते हैं बाहर तो वाटर का लॉस होता है। और 200 ml जो संडास के थ्रू, जो मतलब आपका पोटी स्टूल रहता है उसके थ्रू वाटर जाता है बाहर। तो ऑन एवरेज कितना इनपुट और आउटपुट रहता है? 30 to 35 ml। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम नॉर्मली कितना वाटर इनटेक करते हैं, तो जितना बॉडी वेट रहेगा उसका 30 to 35 ml हम बॉडी पे इनपुट करेंगे, और आउटपुट
कितना रहेगा, सेम उतना ही आउटपुट रहता है। तो 30 to 35 ml, तो लमसम समझ लो अगर मैं 60 किलो का हूं तो 6 × 18, तो लमसम मेरे को 2 लीटर पानी पीना चाहिए। लमसम 2 लीटर पानी पीना चाहिए, और 2 लीटर हमारा आउटपुट भी रहना चाहिए, चाहे स्टूल के थ्रू रहे, यूरिन के थ्रू, स्किन के थ्रू हो जाए, यूरिन के थ्रू हो जाए, या आपका जो हम लोग श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उसके थ्रू भी वाटर लॉस होता है। तो लमसम 2.4 लीटर पर डे ऑन एन एवरेज 70 केजी पर्सन के लिए, मतलब 2.5 लीटर तक पानी लेना चाहिए पीने के लिए। बोलते हैं 5 लीटर पानी पियो, 4 लीटर पानी पियो, लेकिन बॉडी का जो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि कितना ml पानी लेना है एक नॉर्मल पर्सन को। तो ये आप नोट कर लो, 30 to 35 ml पर केजी पर डे। अगर 60 केजी का है तो 6 × 18, मतलब 1800 ml पानी पर डे उसको उसके वेट के हिसाब से लेना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप किसी पेशेंट को सलाइन लगाएंगे, चाहे एनएस, डीएनएस, आरएल लगाएंगे, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। इसके आगे बताता हूं दोस्तों। अब हमारा पानी का लॉस कैसे होता है, जिसे वाटर बोलते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो गया है, पानी की बॉडी में कमी हो गई, तुम्हें पानी चढ़ाए पड़ी, ऐसे बोलते हैं कौन? डॉक्टर लोग। तो पानी कब कब चढ़ाना पड़ता है? जैसे कोई फीवर है, बहुत दिन का फीवर का पेशेंट है, उसमें क्या होता है, बॉडी बर्न होता है, बॉडी हीट रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा पानी का लॉस जाता है हीट की वजह से, और हीट होना एक नेचुरल प्रोसीजर है। दूसरा, बर्न के पेशेंट को पानी वाटर लॉस जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, स्वेटिंग, ज्यादा पसीना होने वाले को टैपनिया मतलब दोस्तों क्या हो गया, बार बार, जैसे निमोनिया के पेशेंट हो गए, अस्थमा पेशेंट बार बार सांस लेते, तो आपको मैंने बताया कि पानी का लॉस हमारा स्वास्थ्य से भी होता है। तो टैपनिया में पोलीयूरिया, मतलब पेशाब बार बार जिस पेशेंट को हो रहा है उसको पोलीयूरिया बोलते हैं। सर्जिकल ड्रेन, तो दोस्तों वाटर रिक्वायरमेंट कब पड़ता है, मतलब आईवी फ्लूइड हमको लगाना कब है पेशेंट को, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब पेशेंट मतलब ज्यादा दिन से बुखार है, जिसको फीवर है, बर्न का पेशेंट है, जल गया है, तो 9 रूल आपने बर्न में पढ़ा रहेगा, उसके हिसाब से आप जो डिसाइड कर सकते हो, वो भी मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा कि बर्न के पेशेंट को कितना 9 रूल के हिसाब से कैसे क्या आईवी फ्लूइड लगाया जाता है। तीसरा, सर्जिकल ड्रेन, सर्जिकल पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को, फ्रैक्चर वाले पेशेंट को, पोलीयूरिया जिसको बार बार पेशाब हो रहा है, ऐसे पेशेंट, ऐसे डायबिटिक पेशेंट है, न्यूली डायग्नोसिस डायबिटीज है और पेशेंट एकदम पतला हो गया, तो ऐसे पेशेंट को हम सलाइन लगा सकते हैं। टेपनिया, निमोनिया का पेशेंट हो गया, अस्थमा दमा का पेशेंट हो गया, ऐसे पेशेंट को भी हमको सलाइन लगाना पड़ता है। ज्यादा काम करने की वजह से बोलते हैं हरास हो गया है, बॉटल लगावत है, तो स्वेटिंग वाले ऐसे पेशेंट को भी हमको बॉटल लगाना पड़ता है। और क्या लिखा है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लॉस थ्रू द वोमिटिंग एंड डायरिया, वोमिटिंग एंड डायरिया वाले पेशेंट को भी हमको सलाइन लगाना पड़ता है दोस्तों। तो क्या सलाइन लगाना है, उसके लिए मैं बहुत अच्छी तरह आपको वीडियो बनाऊंगा। तब अब ऐसे सारे पेशेंट आए तो बहुत लोग बोलते हैं बॉटल लगाना है, बॉटल लगाना है, अरे कितना बॉटल लगाना है, 4 लगाना है, 5 लगाना है, 2 लगाना है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो जब कभी इस हिसाब से अगर लॉस होता है, इसको नोट कर लो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब कभी लॉस होता है तो हम लोग कितना लगा सकते हैं, 100 to 150 ml पर डे ऑफ ईच C डिग्री ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड। जितना सेंटीग्रेड अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, उसके हिसाब से हमें फ्लूइड चढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। तो समझ लो हम नॉर्मल हम लोग जो इंटेक लेते हैं फ्लूइड का, जो मैंने आगे आपको बताया कितना 30 to 35 ml, अब अपने को लगाना कितना है, 100 से 150 ml। लेकिन मोस्टली अगर ज्यादा जैसे सर्जिकल है तो लगा दो, अगर डायरिया ज्यादा हुआ तो लगा दो 150, नहीं तो 100 ml के हिसाब से ही लगाना है। कि भाई अगर 60 किलो का पर्सन है तो अगर 100 ml के हिसाब से लगाना है तो कितना लगाता है, 60 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 लीटर। लेकिन कब ज्यादा डायरिया रहेगा ऐसे पेशेंट को, तो वो भी तुरंत 6 लीटर नहीं लगाना पड़ा, 24 घंटे के अंदर लगाना है अंदर, मतलब आज 7 बजे से चालू करेंगे तो कल 7 बजे तक करता, वो भी इंटेंसिव केस में, मतलब ज्यादा अगर सीवियर रहेगा तो लगाना, नहीं तो 3-4 बहुत इनफ होता है। तो 100 to 150 ml पर डे फॉर ईच सेंटीग्रेड डिग्री ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड। जितना टेम्परेचर बढ़ा रहेगा ऐसे पेशेंट को उतना हम लोग सलाइन लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम अब स्टार्ट करते हैं फ्लूइड। बॉडी में जो फ्लूइड हम लोग चढ़ाते हैं, कब चढ़ाते हैं, बर्न के पेशेंट को, फीवर उवर के पेशेंट को, डायरिया डिसेंट्री वोमिटिंग के पेशेंट को, तो अब फ्लूइड थेरेपी हम करते हैं। तो फ्लूइड थेरेपी क्यों करते हैं, लाइफ सेविंग सर्टन कंडीशन, जब लगेगा कि भैया इसको जरूरत है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, जैसे डायरिया ज्यादा हो गया, तब हम उसको फ्लूइड थेरेपी करते हैं। लॉस ऑफ बॉडी वाटर
किसी भी फॉर्म में, चाहे एक्यूट हो गया, क्रोनिक, एक्यूट मतलब तुरंत, जैसे डायरिया, वोमिटिंग में कहीं चोट लग गया, ब्लीडिंग ज्यादा हो गया तो एक्यूट कंडीशन। क्रोनिक कंडीशन मतलब जैसे टीबी का पेशेंट हो गया, नहीं तो डायबिटिक का पेशेंट हो गया, दोस्तों क्रोनिक कंडीशन में फ्लूइड लॉस होता है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या लगाना पड़ता है, सलाइन लगाना पड़ता है। तो अगर हम लोग फ्लूइड थेरेपी नहीं करेंगे तो ऐसे पेशेंट को हिडेक मतलब सर दर्द होकर कन्वर्जेंस मतलब अकड़ी आएगा, कोमा में जा सकता है पेशेंट, इन केस ऑफ डेथ भी हो सकता है पेशेंट का। तो ऐसे पेशेंट को ही हमको सलाइन लगाना है, जिसको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम रहे, उसको बहुत ही ज्यादा जरूरी, सबको सलाइन लगाते फिरना नहीं। थ्रू द फ्लूइड थेरेपी कैन बी लाइफ नेवर ऑलवेज सेफ एंड कैन बी वेरी हार्मफुल। थ्रू फ्लूइड थेरेपी कैन बी ए लाइफ सेवर, इट इज नेवर ऑलवेज सेफ एंड कैन बी वेरी हार्मफुल। मतलब हिसाब से ही लगाना है, नहीं कि बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं बस कमाना है, बॉटल लगा दो, बाद में शरीर सूज जाता है, तो वैसा काम नहीं करना। इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है, किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है, और पेशेंट को भी समझना जरूरी है किसको लगाना है। तो टाइप ऑफ फ्लूइड, अब फ्लूइड किस किस तरह के बॉडी में रहते हैं, कौन से फ्लूइड हम पेशेंट को लगाते हैं, कोलाइडस, कोलाइडस हो गया, क्रिस्टोलाइट्स हो गया, एंड ब्लड प्रोडक्ट्स जो लगाते हैं, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसका। तो कोलाइडल क्या हो गया, तो इसमें क्या, कोलाइडस मतलब समझ लो कि कंटेन लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट डोंट पास द सेल मेम्ब्रेन। तो अपने को मालूम है कि अपने बॉडी में कितना रहता है सेल, प्लाज्मा में कितना वाटर रहता है, 2/3 रहता है प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में क्या रहता है, फ्लूइड रहता है। तो जो हम लोग कोलाइडल सब्सटेंस लगाएंगे, जो जैसे हम अब बहुत लोग सुनेंगे, गांव में सुने लोग क्या लगा, हेमासील लगाया था, स्टार्च लगाया था, प्रोटीन लगाया था, तो ये सब क्या है, कोलाइडल सब्सटेंस। ये किसको लगाना है, जिसका ब्लड लॉस एकदम ज्यादा हुआ रहे। कैसे पेशेंट का, जैसे एक्सीडेंट हो गया है, एकदम समझो एकदम बहुत दिन से भूखा है, स्टारवेशन में जाके एकदम पूरा बॉडी सूख गया है, या तो चोट लगने की वजह से पूरा ब्लीडिंग ज्यादा हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो ऐसे पेशेंट को कोलाइडल लगाया जाता है। या कंटिन्यू बीपी लो है पेशेंट का, बहुत ही वीकनेस है, कंटिन्यू बीपी, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या लगाते हैं, स्टार्च हो गया, हेमासिल, हेमोसिल हेमोसिल करके बोलते हैं, वो सब लगाना चाहिए, नहीं तो नहीं लगाना। हेमोसिल किसको लगाना चाहिए, जो जो रहता है बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा, तो दे कैन रिमेन इन द इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट एंड expand the intravascular volume and draw fluid at the extravascular space by their higher oncotic pressure। तो देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे बीपी का पेशेंट है, आप उसको अगर समझ लो हेमासिल लगा दिए, तब इसमें इन्होंने क्या बोला कि इंट्रावस्कुलर। अब जो हम कोलाइडल सब्सटेंस लगाते हैं, कोलाइडल वाला जो भी लगाते हैं, जैसे हेमासिल ओमासिल आप लगाते हैं, तो ये क्या है, कोलाइडल है। कोलाइडल को क्या, वो इंट्रावस्कुलर मतलब नस के अंदर ही रहता है, वेन्स और आर्टरी के अंदर ही रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसका बीपी बढ़ जाता है, तो और ऑनकोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो और ये क्या करता है कि जो भी बाहर के एक्स्ट्रा वस्कुलर स्पेस में जो भी फ्लूइड्स रहते हैं उसको अपने पास कंटेन कर देता है। ऑस्मोसिस हम लोगों ने पढ़ा, उसी हिसाब से सेम रहता है। दूसरा जो फ्लूइड रहता है दोस्तों, क्रिस्टलाइट फ्लूइड रहता है। तो क्रिस्टलाइट में क्या है, सोल्यूशन कंटेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्लो इजिली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो क्रिस्टलाइट जो भी रहेगा, जो सेल मेम्ब्रेन तक ही जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन तक भी जाते हैं, ऐसे फ्लूइड को हम क्रिस्टलाइट बोलते हैं। अलाउइंग द ट्रांसफर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द सेल एंड द बॉडी टिश्यू, मतलब शरीर के हर कोने कोने तक पहुंचता है, तो वो क्रिस्टलाइट रहता है, जैसे आरएल, डीएनएस, एनएस हो गया। तो इसमें भी क्रिस्टलाइट में क्या है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो जो हम लोग फ्लूइड यूज करते हैं लगाने के लिए अपने क्लिनिक में, वो मेनली क्या रहता है, आइसोटोनिक रहता है। When the concentration of the particle solute is similar to that of the plasma, तो आइसोटोनिक फ्लूइड जो रहता है वही हम लोग चढ़ाते हैं, वो किससे रहता है, सिमिलर टू द प्लाज्मा का। जो भी आइसोटोनिक में जो है दोस्तों अपना आपका जो हम लोग आइसोटोनिक जो हम मेनली अपने क्लिनिक पे चढ़ाते हैं पेशेंट को, तो आइसोटोनिक में जो हम लोग पढ़ते हैं NaCl रहता है, जो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन, 0.9% सोडियम क्लोराइड रहता है, लैक्टेट रिंजर सोल्यूशन जो RL बोलते हैं। तीसरा है 5% डेक्सट्रोज, जिसको DNS भी बोलते हैं, डेक्सट्रोज नॉर्मल सोल्यूशन। और चौथा है रिंजर सोल्यूशन। ऐसे 4 तरह के सोल्यूशन जो हम लोग अपने सलाइन पे क्लिनिक पे सलाइन लगाते हैं दोस्तों। तो ये क्यों लगाते हैं अपनी क्लिनिक पे, तो क्लिनिक पे लगाने का एक मेन रीजन है कि दोस्तों ये जो रहता है ना, जो आपका बॉडी का फ्लूइड रहता है, जो प्लाज्मा रहता है उसके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर रहता है। और प्लाज्मा क्या रहता है, इंटरनल जो सेल के मेम्बर को क्रॉस करके जो भी विटामिन मिनरल्स को लेके जाने का काम करता है। तो ये सेम एज अ प्लाज्मा के कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से तो सेम वैसे ही काम करता है। तो ये दोनों जगह का फ्लूइड बढ़ाता है, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल, जो दो मेम्ब्रेन
दो ऑर्गन के बीच का जो फ्लूइड रहता है उसको भी बढ़ाता है जैसा जरूरत रहता है। तो एक नॉर्मल जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है बॉडी का मेंटेन करता है। तो इसलिए फ्रिक्वेंटली हम लोग RL, DNS, NS और D5 सब यूज करते हैं। और बार बार हम किसी पेशेंट को हम लोग हेमासील नहीं चलाते, स्टार्च नहीं चढ़ाते, उसके पीछे यही रीजन है। स्टार्च, हेमासील, ये सब जो भी सलाइन है ये फ्रिक्वेंटली नहीं यूज किया जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ क्यों नहीं यूज करना है, वीडियो में आप देखेंगे ध्यान से समझ में आए क्यों नहीं यूज करना। तो ये हम बीच बीच में यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं, आइसोटोनिक ही ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर रहता है, जो बॉडी का प्लाज्मा का रहता है उसके बराबर रहता है, इसलिए हम RL, DNS ये सब यूज करते हैं। बाकी दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल में RL, DNS, NS और D5, D25 जो भी है ये सब डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। इसको आप समझ लेंगे तो उसको समझने में आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा और कभी भी कैसा भी पेशेंट डिहाइड्रेशन का है आप मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।